एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ, आज हमारे पास भारतीय एसएमई मालिकों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो हर बढ़ते हुए बिजनेस के सामने कभी न कभी आता है। बिल्कुल। सोचिए, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने सालों की मेहनत से उसे एक मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन अब आप एक चौराहे पर हैं। बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाना है, बड़ा करना है, और उसके लिए चाहिए पैसा। और रास्ते हैं दो। हाँ, दो रास्ते। एक तो है जाना पहचाना रास्ता, बैंक का दरवाजा खटखटाना और लोन लेना। और दूसरा रास्ता थोड़ा नया है, शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा डरावना भी। अपनी कंपनी का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इन दोनों रास्तों की बहुत गहराई से तुलना करता है और एक बहुत मजबूत तर्क देता है। हाँ, कि क्यों एम्बिशियस एसएमई ओनर्स के लिए आईपीओ एक कहीं बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और ये समझेंगे कि ये सिर्फ फंडिंग का नहीं बल्कि बिजनेस की सोच का फैसला कैसे है। ये वाकई एक बड़ा फैसला है ना? बहुत बड़ा, क्योंकि ये आपके बिजनेस के भविष्य की दिशा तय करता है। एक तरफ है कर्ज का सुरक्षित लेकिन सीमित रास्ता, और दूसरी तरफ है इक्विटी का रास्ता जो विस्तार के नए दरवाजे खोल सकता है। देखिए, इस विश्लेषण का मकसद किसी भी रास्ते को गलत ठहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये साफ करना है कि दोनों रास्तों की मंजिलें कितनी अलग हैं। तो चलिए सबसे बड़े फर्क से शुरू करते हैं। कहाँ से? वो चीज जो हर बिजनेस ओनर की रातों की नींद उड़ाती है, पैसा वापस चुकाने की टेंशन। ओह हाँ, सबसे बड़ा सिरदर्द। बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो मीटर उसी दिन से चालू हो जाता है। हाँ, टिक टिक टिक। हर महीने एक तय तारीख को आपको ईएमआई चुकानी ही है। उसमें मूलधन भी है, ब्याज भी है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपके कैश फ्लो पर एक लगातार बोझ बनाए रखती है। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जिससे आप उतर नहीं सकते। हाँ, महीना शुरू होते ही प्रॉफिट कमाने से पहले ही आपका एक बड़ा खर्च तय हो चुका होता है। और यहीं पर इस विश्लेषण का पहला और सबसे शक्तिशाली तर्क आता है। क्या है वो? कि आईपीओ से जुटाया गया पैसा परमानेंट फंड होता है। परमानेंट फंड, एक ऐसा पैसा जिसे आपको कभी वापस नहीं करना है। वो कंपनी की अपनी पूंजी बन जाती है। मतलब कोई ईएमआई नहीं, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं। अब सोचिए इसका बिजनेस चलाने के तरीके पर कितना गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। जहां लोन की ईएमआई आपके कमाए हुए मुनाफे को हर महीने बाहर खींच लेती है, वहीं आईपीओ का पैसा आपके बिजनेस में ही रहता है। ये परमानेंट फंड नहीं बल्कि बिजनेस के लिए परमानेंट फ्यूल जैसा है। परमानेंट फ्यूल, ये बात बहुत मजबूत है। हाँ, जो उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। मतलब आप उस पैसे को बिना किसी मानसिक दबाव के इनोवेशन में लगा सकते हैं, नई मशीनरी खरीदने में लगा सकते हैं, या एक बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चलाने में। और आपको ये चिंता नहीं है कि अगले महीने किस्त कहाँ से आएगी। यहाँ पर वो बेनारा बेरिंग्स का उदाहरण दिया गया है। हाँ, बेनारा बेरिंग्स एंड पिस्टन्स लिमिटेड। सोचिए, 2018 में उन्होंने आईपीओ से 34 करोड़ रुपए जुटाए। बहुत बड़ी रकम है एसएमई के लिए। और इस पैसे से वो अपने बिजनेस को फैला पाए बिना इस डर के कि अगर बिक्री में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो बैंक का नोटिस आ जाएगा। ये एक तरह की वित्तीय आजादी है। बिल्कुल, वित्तीय आजादी। और ये आजादी सिर्फ भुगतान से ही नहीं बल्कि पूंजी की उसकी लागत से भी जुड़ी है। हाँ, ब्याज दरें। इस विश्लेषण में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में एसएमईज के लिए लोन पर ब्याज दरें 10% से 18% तक जा सकती हैं। 18%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो आप हर साल 10 से 18 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में दे रहे हैं। बाप रे! ये वो पैसा है जो आपकी मेहनत की कमाई से निकलकर सीधे बैंक की तिजोरी में जा रहा है, आपके मुनाफे को कम कर रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है, आईपीओ में भी तो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है। क्या वो एक तरह की लागत नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और यहीं पर सोच का फर्क आता है। हाँ, आईपीओ में आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा निवेशकों को देते हैं, तो वो भी तो एक लागत हुई। लेकिन विश्लेषण इस फर्क को ऐसे समझाता है, ब्याज एक निश्चित और अनिवार्य खर्च है। आपका बिजनेस चले न चले आपको ब्याज देना ही है। सही बात है। ये एक ऐसा बोझ है जो बुरे वक्त में आपको डुबो सकता है, जबकि इक्विटी की लागत आपकी सफलता से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? जब आपकी कंपनी सफल होगी, शेयर की कीमत बढ़ेगी, तभी आपके निवेशकों को फायदा होगा। मतलब निवेशक आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार बनते हैं। हाँ। आपके लॉस में नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, गुजरात की वो जो कंपनी थी रिचा इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड, हाँ, उनका केस दिया गया है। उन्होंने यही किया। बैंक के भारी ब्याज के जाल से बचने के लिए आईपीओ का रास्ता चुना।
ये एक रणनीतिक फैसला था। ताकि कंपनी की कमाई कंपनी के पास ही रहे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिर्फ पैसे की लागत नहीं बल्कि जोखिम का बंटवारा भी है, ये समझ में आता है। हाँ, लेकिन बात सिर्फ लागत की नहीं है, ये भी है कि आप कितना पैसा जुटा सकते हैं। फंडिंग की क्षमता। हाँ, लोन के मामले में बैंक का एक सीधा सा हिसाब होता है। वो आपकी पुरानी बैलेंस शीट देखेगा, आपका क्रेडिट स्कोर, और सबसे जरूरी, आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है? कोलैटरल। बिल्कुल, बैंक आपके अतीत को देखकर आपके भविष्य पर दाव लगाता है। इसे ऐसे समझिए कि बैंक कहता है आपके बिजनेस आइडिया पर भरोसा है, पर उतना नहीं, पहले अपना घर या फैक्ट्री गिरवी रखिए। हाँ, सही है। इसका मतलब है कि लोन की एक सीमा है जो आपकी संपत्ति के मूल्य से बंधी हुई है। आपका आइडिया चाहे कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना हो। अगर आपके पास पर्याप्त कोलैटरल नहीं है तो आपको बड़ा लोन नहीं मिलेगा। और आईपीओ यहाँ पर पूरी कहानी ही बदल देता है। पूरी तरह से। यहाँ निवेशक आपके अतीत को नहीं, आपके भविष्य के विजन को खरीदते हैं। वो आपकी ग्रोथ स्टोरी पर पैसा लगाते हैं, आपके बिजनेस मॉडल की ताकत पर, आपकी टीम की काबिलियत पर। और अगर बाजार को आपकी कहानी पर यकीन आ गया तो आप अपनी संपत्ति के मुकाबले कहीं ज्यादा पूंजी जुटा सकते हैं। इससे आपके लिए विस्तार की संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, आईपीओ आपको अपनी कंपनी की असली क्षमता के आधार पर पैसा जुटाने का मौका देता है, न कि आपके पास कितनी जमीन है इसके आधार पर। अच्छा, तो मतलब आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं है, ये एक तरह का मार्केटिंग टूल भी है। हाँ, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। जब आप लोन लेते हैं तो ये आपके और बैंक के बीच एक निजी मामला है, बाकी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं। सही। लेकिन आईपीओ आपकी कंपनी को रातों रात एक पब्लिक फिगर बना देता है। आपका नाम स्टॉक एक्सचेंज पर दिखने लगता है। और रिपोर्ट का तर्क है कि इससे कंपनी की साख और विश्वसनीयता आसमान छू लेती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक असर है ना? बिल्कुल। एक लिस्टेड कंपनी को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सेबी के नियमों का पालन करना होता है, अपने तिमाही नतीजे घोषित करने होते हैं, सब कुछ खुली किताब की तरह होता है। और ये भरोसा सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं होता। नहीं, सबके लिए होता है। वही मैं कहने वाला था। VR फिल्म्स एंड स्टूडियोज लिमिटेड का उदाहरण इसमें एकदम फिट बैठता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। रिपोर्ट बताती है कि लिस्टिंग के बाद उन्हें ग्लोबल क्लाइंट्स मिलने लगे। अच्छा। सोचिए, एक विदेशी क्लाइंट है जिसे भारत में किसी कंपनी के साथ काम करना है। उसके सामने दो कंपनियां हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, और दूसरी एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी सारी वित्तीय जानकारी पब्लिक में उपलब्ध है। तो वो किसे चुनेगा? जाहिर है लिस्टेड कंपनी को। सही बात है। लिस्टिंग एक तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट बन जाता है। बिल्कुल। और ये असर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। बेहतर क्लाइंट्स मिलते हैं, आपकी बढ़ी हुई साख देखकर सप्लायर्स आपको बेहतर शर्तों पर माल देने को तैयार हो जाते हैं। इंडस्ट्री का सबसे अच्छा टैलेंट आपके साथ काम करना चाहता है। और भविष्य में अगर आपको और पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए रास्ते और भी आसान हो जाते हैं। ये एक सकारात्मक चक्र है जहां सफलता और ज्यादा सफलता को अपनी ओर खींचती है। बिल्कुल। और जब ब्रांड बड़ा होता है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कंपनी की वैल्यूएशन का। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहीं पर यह विश्लेषण एक और बड़ा फर्क बताता है कि कैसे लोन और आईपीओ कंपनी की कीमत पर बिल्कुल अलग-अलग असर डालते हैं। तो कर्ज आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ाता है ना? ये तो बस आपकी बैलेंस शीट में एक देनदारी, एक बोझ की तरह जुड़ जाता है। ये एक दिलचस्प नजरिए से देखने वाली बात है। कर्ज आपकी बैलेंस शीट पर एक बोझ है, जबकि इक्विटी एक संपत्ति। सही। रिपोर्ट का एंगल यही है कि आप बोझ बढ़ाकर अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकते। ज्यादा कर्ज तो उल्टा निवेशकों की नजर में आपकी कंपनी को ज्यादा जोखिम भरा बना सकता है। और आईपीओ? दूसरी तरफ आईपीओ सीधे सीधे आपकी कंपनी का मूल्यांकन करता है और उसे बढ़ाता है। वो कैसे? आईपीओ की प्रक्रिया में ही मर्चेंट बैंकर्स आपकी कंपनी की एक औपचारिक वैल्यू तय करते हैं, और लिस्टिंग के बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है और बाजार में आपके शेयरों की मांग बढ़ती है, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ये संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए असली संपत्ति बनाने का रास्ता है। संपत्ति बनाने की बात तो ठीक है, लेकिन एसएमई ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता होती है। क्या? अपनी निजी संपत्ति को बचाने की। लोन के लिए कोलैटरल या पर्सनल गारंटी देना पड़ता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डर है। इसका मतलब है कि बिजनेस का खतरा आपके घर के दरवाजे तक आ जाता है। अगर बिजनेस किसी वजह से नहीं चला तो आपके सालों की मेहनत से बनाया गया घर भी जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम है। और आईपीओ इस सबसे बड़े डर को खत्म कर देता है। मतलब कोई कोलैटरल नहीं, कोई कोलैटरल या पर्सनल गारंटी नहीं देनी होती।
आप निवेशकों को अपनी कंपनी का भविष्य बेचते हैं, अपना घर गिरवी नहीं रखते। वाह, वो ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, एक ड्रोन कंपनी। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो भविष्य की ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, उसके पास गिरवी रखने के लिए शायद कोई बड़ी पारंपरिक फैक्ट्री या मशीनरी ना हो। बैंक के लिए वो एक मुश्किल केस है। बिल्कुल, लेकिन आईपीओ ने उन्हें सीधे उन निवेशकों से जोड़ दिया जो जमीन नहीं बल्कि आसमान में उड़ते ड्रोन का भविष्य देख रहे थे। उन्होंने अपनी सोच और इनोवेशन के दम पर पैसा जुटाया। ये तो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन यहीं पर वो सवाल आता है जो हर प्रमोटर के मन में होता है, कंट्रोल वाला सवाल। हाँ, आईपीओ में तो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है, तो क्या अपनी ही कंपनी का नियंत्रण खोकर वैल्यूएशन बढ़ाना फायदे का सौदा है? ये आईपीओ से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है और रिपोर्ट इसे तोड़ने की कोशिश करती है। अच्छा, नियम के मुताबिक प्रमोटर्स को सिर्फ 25% या उससे कुछ ज्यादा हिस्सेदारी ही पब्लिक को ऑफर करनी होती है। मतलब 70-75% हिस्सेदारी और कंपनी का पूरा नियंत्रण प्रमोटर के पास ही रहता है। बिल्कुल, वो आज भी कंपनी के मालिक हैं और सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बाहरी शेयर होल्डर्स का दबाव तो रहता ही होगा। दबाव से ज्यादा उसे जिम्मेदारी कहना चाहिए। आपको अपने शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन आप कहानी का दूसरा पहलू देखिए। बताइए। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और बिजनेस में कोई मुश्किल आ जाती है। आप समय पर किस्तें नहीं चुका पाते, तब क्या होता है? तब बैंक का प्रेशर आता है। पाव बना सकता है। उस स्थिति में तो नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के हाथ में चला जाता है। तो सवाल ये है कि कौन सा नियंत्रण बेहतर है, अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी के साथ अपनी कंपनी चलाना या कर्ज के बोझ तले बैंक की शर्तों पर काम करना? ये सोचने वाली बात है। वो टेक्सटाइल एसएमई मिश डिजाइन्स लिमिटेड का केस यही दिखाता है कि कैसे उन्होंने आईपीओ के जरिए फंड जुटाकर भी फैसले लेने का पूरा अधिकार अपने पास रखा। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, चाहे वो पैसा लौटाने की टेंशन हो, 18% तक का भारी ब्याज हो, या फिर अपनी ही प्रॉपर्टी दांव पर लगाने का डर हो, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, इस विश्लेषण का मतलब ये नहीं है कि लोन हमेशा बुरा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इन दोनों रास्तों की मंजिलें ही अलग अलग हैं। एक रास्ता आपको बिजनेस चलाते रहने में मदद करता है, जबकि दूसरा रास्ता आपको एक छोटा बिजनेस बनाने से लेकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने का मौका देता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक लाइन में समेटें तो ये रिपोर्ट इस चुनाव को एक वित्तीय फैसले से ज्यादा एक रणनीतिक फैसले के तौर पर देखती है। रणनीतिक फैसला। लोन एक जरूरत पूरी करने का साधन है, जैसे वर्किंग कैपिटल की कमी को पूरा करना। ये एक पेन किलर की तरह है जो आपको तात्कालिक राहत देता है। और आईपीओ? लेकिन एसएमई आईपीओ एक विटामिन की तरह है जो लंबी अवधि में आपके बिजनेस को मजबूती देता है, उसकी ग्रोथ को ताकत देता है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं देता? नहीं, ये आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि बाजार में प्रतिष्ठा, साख और विकास के अनगिनत नए अवसर भी देता है। मतलब ये बिजनेस ओनर की महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। हाँ, क्या वो सिर्फ एक दुकान चलाना चाहते हैं या एक ब्रांड बनाना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विश्लेषण साफ तौर पर उन महत्वाकांक्षी एसएमईज के लिए आईपीओ को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहते हैं। और ये हर उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या बिजनेस को सिर्फ स्थिर रूप से चलाने के लिए बनाया जा रहा है या फिर बड़े पैमाने पर विस्तार और बाजार में नेतृत्व के लिए? और इसका जवाब भी ये तय कर सकता है कि फंडिंग का कौन सा रास्ता ज्यादा उपयुक्त है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।